आप सभी बच्चों का हमारी कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा कि जो सजीव होते हैं वह किस तरह की संरचनाओं से बने हुए होते हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि सजीव के निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होती है। कोई भी सजीव हो वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। यह चीज़ें हमने पहले लेक्चर में पढ़ी हैं और वहाँ पर हमने यह भी देखा था कि कोशिकाएं विभिन्न आकार प्रकार की भी हो सकती हैं और किस तरह एक कोशिकीय जीव होते हैं, किस तरह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। वहाँ पे हमने प्याज की झिल्ली को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था कि कोशिकाएं लगभग समान आकार के खरबूजाकार होती हैं। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में पढ़ी जा चुकी हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं कि कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन कैसे होता है। मेन चीज़ दो बातें हैं। कोशिकाएं अगर हम संरचना की दृष्टि से किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखें तो हमें उसमें 3 गुण दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं आप उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज़ होता है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। मोटा मोटी अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो यह चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो जो कोशिका के अंदर होने वाले क्रियाकलाप हैं वह इन्हीं 3 गुणों या 3 भागों पर आधारित होते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि यह निश्चित करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के भीतर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, या उसके पर्यावरण से चीज़ों को कोशिका के भीतर आने जाने का नियंत्रण करती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। अपने वर्णात्मक गुण के कारण कोशिका झिल्ली वह पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है इसके बारे में जान लें। कुछ पदार्थ गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, इनका जो आवागमन होता है कोशिका झिल्ली के आर पार, वह विसरण प्रक्रिया द्वारा आते जाते हैं। और विसरण क्या होता है इसका हम अध्ययन पिछले लेसन में कर चुके हैं। उच्च सांद्रता से पदार्थों की गति निम्न सांद्रता की ओर जो होती है, मतलब पदार्थों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति को ही विसरण कहा जाता है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ है, इसका निष्कासन भी आवश्यक होता है, इसकी मात्रा कोशिका में बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि अंदर में CO2 की मात्रा अधिक हो गई और कोशिका के बाहर CO2 की मात्रा कम है। तो विसरण कहाँ होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो विसरण की क्रिया संपन्न होगी और भीतर जो भरी हुई CO2 है, CO2 के जो अणु हैं, वह कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरित हो करके वह बाहरी वातावरण में चले आएंगे। और इसी तरह O2 ऑक्सीजन का भी आवागमन होता है। जब अंदर कोशिका के भीतर O2 की खपत होती है, ऑक्सीजन की खपत होती है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भीतर ऑक्सीजन का जो लेवल है वह कम हो जाता है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है और बाहरी वातावरण जो ऊतक द्रव्य है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ भी विसरण की क्रिया होने लगती है और ऊतक द्रव्य से बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन विसरण के द्वारा कोशिका के भीतर जाने लगती है। इसी तरह जो प्लाज्मा झिल्ली है वह विसरण की क्रिया के द्वारा CO2 और O2 का परिवहन करती है।
जल का भी विसरण वह किसी जब झिल्ली के आर पार होता है तो उसे अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जब होता है, या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार जब जल की गति होती है तो उसे परासरण कहते हैं। और जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण और विसरण में बस यही थोड़ा सा अंतर है कि परासरण की क्रिया जलीय द्रवों में होती है, जिसमें एक बीच में वर्णात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होती है, तो हम उसे परासरण कहते हैं। जल की गति उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर हमेशा होती है। इसी आधार पर 3 तरह के विलयन बताए गए हैं या माध्यम बताए गए हैं। एक है अल्प परासरण दाबी विलयन। एक विलयन कौन सा है? अल्प परासरण दाबी विलयन। दूसरा है समपरासरी विलयन। और तीसरा होता है उच्च या अति परासरण दाबी विलयन। तो अल्प परासरणी, समपरासरणी और अति परासरणी 3 तरह के विलयन में अगर हम किसी भी जीवित कोशिका को रखते हैं तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार व्यवहार करती है और जल के अणुओं का आवागमन किस प्रकार होता है। अल्प परासरणदाबी विलयन जो है, अल्प परासरणदाबी मतलब उसमें जल के अणुओं की मात्रा अधिक होगी कोशिका के भीतर उपस्थित जल के अणुओं की अपेक्षा। उस तरह के विलयन में, जैसे कि जल में, जब हम किसी जीवित कोशिका को रखते हैं तो कोशिका झिल्ली किस तरह व्यवहार करती है, उसके आर पार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं का परासरण होता है। तो बाहर अधिक सांद्रता है, कोशिका के भीतर कम सांद्रता है, तो बाहर से जल भीतर जाता है, भीतर से जल बाहर आता है। लेकिन बाहर से भीतर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा अधिक होती है, इसलिए धीरे धीरे कोशिका में जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती जाती है। उतना तीव्र गति से वह बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन अल्प परासरणी होने के कारण इसमें जल के अणुओं की मात्रा अधिक है, तो वह अधिक मात्रा में परासरित होकर के कोशिका के भीतर चले जाते हैं और कोशिका का जो है वह फूल जाती है। अगर हम समपरासरी विलयन में रखते हैं तो इस स्थिति में कोशिका झिल्ली क्या करती है, जल के अणुओं का जो आवागमन है वह दोनों तरफ बराबर होता है। जितने ही जल के अणु कोशिका के भीतर जाते हैं झिल्ली को पार करके परासरण के द्वारा, उतने ही जल के अणु कोशिका के भीतर से झिल्ली के माध्यम से फिर बाहर भी निकल आते हैं। तो जल के भीतर कोशिका के भीतर जाने वाले जल के अणुओं की मात्रा और कोशिका से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं की कुल जो नेट मात्रा होती है वह बराबर रहती है। इसलिए कोशिका के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समपरासरी विलयन में। और जब यही कोशिका किसी अति परासरणदाबी विलयन में रखी जाती है, जिसमें बाहर का जो माध्यम है, जो विलयन है, उसमें जल के अणुओं की मात्रा कोशिका के भीतर स्थित जल के अणुओं की मात्रा से कम है, तो क्या होगा, यहाँ भी कोशिका झिल्ली के आर पार जल के अणुओं की गति होगी। लेकिन चूँकि भीतर बाहर जल के अणुओं की मात्रा कम है, तो भी कोशिका के भीतर से अधिक मात्रा में जल के अणु बाहर निकलेंगे, उसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में जल के अणु भीतर जाएंगे। तो जल्दी से जो कोशिका है उसके भीतर भरा हुआ जल है वह कोशिका से बाहर निकल आएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसके लिए जल का जो यह परासरण है या विसरण की गति है, इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार ही संभव होता है। इसका हम कई उदाहरण भी देखते हैं, जैसे सूखी किशमिश हो, उसको पानी में डाल देते हैं तो फूल जाती है, और अंडा है वह भी अगर जल में डाल दिया जाता है तो वह भी तन जाती है उसकी झिल्ली। यह कई चीज़ें होती हैं। तो यह जो आवागमन है जल के अणुओं का या गैसीय अणुओं का, यह निर्भर करता है जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है उसके वर्णात्मक पारगम्यता पर। उसी के आधार पर यह
जल के अणु और गैसों के अणु उसके आर पार गति करते हैं। एक कोशिकीय जो अलवणीय जलीय होते हैं, अलवणीय जल वाले जीव होते हैं, उनमें जो पादप की कोशिकाएं होती हैं उनमें परासरण की क्रिया द्वारा ही वह जल बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनकी जो जड़ें हैं वहाँ भी जल का अवशोषण इसी परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषक पदार्थ ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही संभव होता है और इस तरह जो विसरण की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा भी खर्च होती है। प्लाज्मा झिल्ली बहुत ही लचीली होती है और यह अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली का यह जो लचीलापन होता है यह एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने के काम आता है। वहाँ पर एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने में इस कोशिका झिल्ली के लचीलेपन का उपयोग करते हैं। वहाँ पर बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थ सीधे कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं और वहाँ से वह कोशिका के भीतर चले जाते हैं। तो इस तरह बाहरी पर्यावरण से सीधे कोशिकीय झिल्ली के संपर्क में आने पर भोजन का कोशिका के भीतर चले जाना या सीधे कोशिका द्वारा बाहरी वातावरण से भोजन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से ग्रहण कर लेना यह एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और जो छोटे एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा है वह अपना भोजन इसी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ही ग्रहण करता है। तो बच्चों यह था आज का लेक्चर हमारा। आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर डाउटेबल लगती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।